Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eco Junction by YRJ. So today I'm going to start the 13th lecture of National Income and Related Aggregates. इससे पहले 12 lectures अपलोड हो चुके हैं इस YouTube चैनल पे. आई होप आप सारे lectures रेगुलरली देख रहे हैं. अगर आपने कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं किया तो प्लीज़ जाके पहले उसको अच्छे से देखिए, समझिए, ताकि आज का लेक्चर अटेंड करना और आगे के लेक्चर समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. आज हम बात करने वाले हैं अनदर कॉन्सेप्ट फ्रॉम नेशनल इनकम. जैसे कि हमने 11th और 12th लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर करना स्टार्ट कर दिया है, तो आज हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हमको क्लियर करना है, विच इज़ रिलेटेड टू नेशनल इनकम, दैट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी. ठीक है, इस पर्टिकुलर यूनिट में डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी कहते किसको हैं, इसके अंदर आता क्या है, इसके अंदर किसको इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं करना, और इस पूरे कॉन्सेप्ट का नेशनल इनकम पे क्या इंपैक्ट है, क्या रोल है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम इस टॉपिक में पढ़े. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी कहते किसको है. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है. द political frontiers of a nation. ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ नेशन. देखिए बात हो रही है टेरिटरी की. टेरिटरी का मतलब पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र. ठीक है, ये हमारी डोमेस्टिक या फिर पॉलिटिकल डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर पॉलिटिकल टेरिटरी कब कहलाएगी. सिंपल सी बात है, जिस भी पूरी टेरिटरी में एक कंट्री की गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग चले, वो उसकी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी. ठीक है, देखिए बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि आज की डेट पे जब हम इकोनॉमिक्स में टेरिटरी की बात करते हैं या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी की, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं, सो इट इज नॉट द प्रॉपर जियोग्राफिकल टेरिटरी. आज के डेट पे हम ये नहीं बोल सकते इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी पूरी ज्योग्राफिकल इंडिया के लोकेशन पे स्प्रेड है. इस बात को दिमाग में रखना. इंडिया का जो पूरा मैप है, इंडिया की जो प्रॉपर ज्योग्राफिकल क्या है, बाउंड्री है, प्रॉपर ज्योग्राफिकल लैंडमास है, वो प्रॉपर हमारी टेरिटरी नहीं है. क्योंकि आज की डेट में इकोनॉमीज हो चुकी हैं ओपन, आज की डेट में ग्लोबलाइज हो चुका है पूरा वर्ल्ड, और आज की डेट में सारे के सारे रेसिडेंट्स या फिर नॉन रेसिडेंट्स सभी अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है, तो आज की डेट में इकोनॉमिक ऑपरेशंस लिमिटेड नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे रेसिडेंट्स, कई सारे इंस्टीट्यूशन अपनी टेरिटरी से उठ के दूसरी टेरिटरी में जा रहे हैं, वहां से उठ के कहीं और जा रहे हैं, कहीं और के इंस्टीट्यूशन हमारी टेरिटरी में आ रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे समझने की बात यह होती है, आपको वो पूरा एरिया देखना है, वो पूरा लैंडमास देखना है जहां पे हमारी ही कंट्री या हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की डिसीजन मेकिंग चलती है. डिसीजन मेकिंग उसको कहेंगे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो देखिए इसमें समझने की बात यह है कि अगर मैं इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी की बात कर रहा हूं या इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर रहा हूं, तो इंडिया के अंदर भी कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, इंडिया के अंदर भी कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि ज्योग्राफिकली इंडिया में हैं, लेकिन वो पॉलिटिकली इंडियन डिसीजन मेकिंग पे नहीं चल रहे, या वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट का उनकी डिसीजन मेकिंग में इतना स्टेक नहीं है. समझ रहे हो, तो उनको क्या कहेंगे, वो हम कहेंगे कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेसिक समझो कि भाई जब भी आ जाए डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी है क्या. सो इट इज द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ नेशन. फ्रंटियर्स होती बाउंड्री. कहने का मतलब जहां तक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की स्प्रेड है, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी. ठीक है, कुछ ऐसी जगह भी हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि हमारे इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर हैं, लेकिन वहां पे डिसीजन मेकिंग हमारी चल रही है, तो वो हमारी टेरिटरी का, इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगी एज पर द रूल. ठीक है, तो देखिए इसका मैं आपको बताता हूं, इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको दिमाग में और ज्यादा से क्लियर होगा. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि कुछ ये सब चीजें क्लियर हों. ठीक है, एग्जाम्पल क्या देना चाह रहा हूं आपको मैं, एग्जाम्पल सबसे पहले देना चाह रहा हूं एम्बेसीज का. आपने एम्बेसीज के बारे में सुना होगा.
ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एम्बेसीज एक इंटरनेशनल रिलेशन का आधार है। ठीक है, जब भी आप दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, आपको वीजा सर्विस चाहिए होती है, या आप अपने आप को वॉलंटियर करते हैं फॉर व्हाट, फॉर अ टूर फॉर एनी पर्पस इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी से परमिशन लेनी पड़ती है। आपके वीजा ट्रांसफर होते हैं, कई सारे ऑफिशियल चीजें एम्बेसीज के थ्रू रेगुलेट होती है। अब एम्बेसी ऐसी होती है कि हर कंट्री में दूसरी कंट्री के साथ क्या होती है, अपने रिलेशन टाई अप करने के लिए या फिर यहाँ का रिकॉर्ड वहां तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे उनके ऑफिसेस खुले होते हैं। जैसे कि दिल्ली में कई सारी कंट्री के एम्बेसीज अवेलेबल हैं। ठीक है, फॉरेन एम्बेसीज। ठीक है, यूके की, ठीक है, यूएस की, हम बोल सकते हैं जर्मनी की, फ्रांस की। ठीक है, सबकी एम्बेसीज हैं। उनका काम क्या है, आपको जब भी जर्मनी जाना है तो आपको बेसिकली वीजा लेना पड़ता है। पासपोर्ट तो आपको हमारी सरकार देगी, लेकिन वहां जाने की परमिशन, वीजा आपको उनकी एम्बेसी से लेना पड़ेगा। वो एम्बेसी आपकी पूरी रिकॉर्ड, पूरी डिटेल्स, आपकी पर्पस ऑफ विजिट, कब से कब, पूरा रिकॉर्ड रखती है, और ये अपनी होम कंट्री के लिए वो अवेलेबल रखती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अब चाहे मान लीजिए जर्मन एम्बेसी दिल्ली में, ठीक है, इंडिया के अंदर दिल्ली में है, लेकिन उसकी जो भी वर्किंग है, उसकी जो भी डिसीजन मेकिंग, उसकी जो भी पॉलिसीज है, वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, या इंडियन गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग का उसके ऊपर स्टेक रोल नहीं है। किसका है? जर्मन गवर्नमेंट। उनकी कंट्री, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, उस हिसाब से वो चल रही है। सिमिलरली अगर मान लीजिए जर्मनी या फिर यूएस में इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, तो वहां पे वो भी जो भी लोग इंडिया में आने जा रहे हैं उनके भी पूरा रिकॉर्ड्स रख रही है, पूरा ऑफिशियल अपने पास, और इंडियन गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी के तौर पे वहां पे एक्ट कर रही है, तो वो भी उनकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग से अफेक्ट नहीं होती। हमारी ही कंट्री की गवर्नमेंट की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को वो ओबे करती है। तो अगर इंडियन एम्बेसी जर्मनी में है, यूएस में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल डिसीजंस किसके चल रहे हैं? हमारी कंट्री के। दूसरी तरफ अगर जर्मनी की एम्बेसी है, ठीक है, जर्मन एम्बेसी है ना, फ्रेंच एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी है यहाँ पे, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। हाँ, वो हमारी ज्योग्राफी में अवेलेबल हैं, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि उनका ओन और ऑपरेट हम नहीं कर रहे। ठीक है, या तो देख लो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, या फिर ओनरशिप और ऑपरेशन देख लो, दोनों ही हमारा नहीं है। ना ही ओनरशिप है, ना ही ऑपरेशन। ओनरशिप भी उनका ही है, ऑपरेशन भी उनका ही है, तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी, उनकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए शिप्स या शिपिंग वेसल्स, या फिर मान लीजिए नेचुरल ऑयल रिग्स होते हैं ना, ठीक है, इन इंटरनेशनल वाटर्स। अब बात करें इंटरनेशनल वाटर्स में, अगर हमारी कंट्री की कुछ शिप्स हैं, ठीक है, हमारे कुछ शिपिंग वेसल्स हैं, या फिर हमारी ऑयल रिग्स हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में जो हेल्प करती है इंटरनेशनल वाटर में, तो फिर वो किसकी टेरिटरी का पार्ट हुई? देखिए, इंटरनेशनल वाटर्स आपको पता है कि हर कंट्री जो भी अपनी कोस्टल बाउंड्री रखती है, उसमें कुछ दायरा यूएन ने कुछ दायरा हमको अपने बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए दे रखा है। जैसे कि इंडिया की जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल पे, यहाँ पे हमारे पास एक पूरा कन्फाइंड एरिया है, जिसको हम खुद इंडियन टेरिटरी के अंदर रखते हैं और हम अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये यूएन ने डिसीजन ले रखा है। लेकिन उस पर्टिकुलर दायरे के बाद जो पूरा इंटरनेशनल वाटर है, जहां पे और कोई कंट्री नहीं है, किसी की कोस्टल बाउंड्री नहीं है, तो फिर वो किसका है? उसके ऊपर ओनरशिप किसकी? तो देखिए, वहां पे किसी एक कंट्री की ओनरशिप नहीं है। तो क्योंकि किसी भी एक कंट्री की ओनरशिप नहीं है, वहां पे मेरे क्या होते हैं, अगर मेरे शिप्स पहुंचते हैं, वहां पे मेरे शिपिंग वेसल्स पहुंचते हैं, मेरी कंट्री के ओनरशिप में है, और मैं ही उनको ऑपरेट कर रहा हूं। किसी की परमिशन भी नहीं चाहिए। हाँ, आप कुछ ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर सकते, और लेकिन आपको एक्चुअल में किसी और कंट्री की परमिशन नहीं चाहिए, आप अपने डिसीजन मेकिंग से चल सकते हैं। तो फिर वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी, किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा? वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में वो बात बता रहा हूँ जो हमारी टेरिटरी में इंक्लूडेड है। तो अगर इंडियन एम्बेसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो हमारी टेरिटरी में इंक्लूडेड है। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की एम्बेसी इंडिया में है, तो हमारी टेरिटरी में इंक्लूड नहीं है। इंडियन शिप्स, इंडियन शिपिंग वेसल्स, इंडियन नेचुरल रिग्स इंटरनेशनल वाटर में तो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की शिप, शिपिंग वेसल, नेचुरल रिग्स हैं, उसमें इंटरनेशनल वाटर में, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेता हूं कुछ। जैसे कि मान लीजिए
बॉर्डर एरियाज, है ना। अब आप सोच रहे हैं कि सर बॉर्डर एरिया क्या होता है। बॉर्डर आपको पता है, बॉर्डर एरियाज होते हैं, बॉर्डर होते हैं दो कंट्री की बाउंड्रीज जहाँ पे क्या होती हैं, कोलैबोरेट करती हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, बॉर्डर। अब बॉर्डर तो एक ही होता है, अगर मैं वाघा बॉर्डर की बात करूं तो एक ही तो बॉर्डर है, ऐसे थोड़ी इंडियन वाघा बॉर्डर, पाकिस्तान वाघा बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर होता है ना वो, या फिर इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर, ऐसे ही तो होता है। ऐसे थोड़ी कि इंडिया का बॉर्डर अलग, नेपाल का बॉर्डर अलग, दो कंट्री का बॉर्डर क्या होता है, सेम ही तो होता है। तो फिर वो किसको माने, उस कंट्री का माने, हमारा माने, उसको पाकिस्तान का माने वाघा बॉर्डर को, या फिर इंडिया का माने, किसका माने। तो देखिए, अगर हमारी कंट्री का कोई भी बॉर्डर एरिया है तो वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में भी आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि बॉर्डर दोनों शेयर कर रहे हैं, तो हमारा भी वहां पे डिसीजन मेकिंग चल रहा है, हमारी कंट्री की पॉलिसी के हिसाब से, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के हिसाब से हम अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने सारी अपने वहां पे डिसीजन मेकिंग चला रखी है, हमारी आर्मी है, हमारे पर्सोनल है, हमारा एक सिस्टम है। उनने भी कर रखा है, हमने भी कर रखा है। तो क्योंकि दोनों की चल रही है, तो ऑब्वियसली अगर हम किसी भी बॉर्डर एरिया, हमारी कंट्री पार्ट है किसी भी बॉर्डर एरिया की, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और चीज बताना चाहूं आपको, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है, चुंगी टाइप की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये थोड़ा बड़ा सेंसिटिव मामला है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स थोड़ा सेंसिटिव मामला है, ठीक है, जो चेक पोस्ट टाइप के बना लेते हैं ना मिलिट्री वाले, चुंगी छोटी छोटी, तो इनके बेसिस पे क्या करते हैं, वो अपनी कंट्री के एरिया को एक्सटेंड करने की कोशिश, जैसे कि बॉर्डर पे हमेशा क्या नाम है, फायरिंग, हमेशा एक लड़ाई का माहौल क्यों रहता है, आप सोचिए ऐसा क्यों रहता है वहां पे, ऐसा क्यों, इस वजह से रहता है क्योंकि वो एक तरीके से एरिया या फिर थोड़ी सी टेरिटरी को डोमिनेट करना चाहते हैं, पोजेस करना चाहते हैं, पोजेशन चाहते हैं, और वो कई बार कर भी लेते हैं। अगर उनने अपनी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थोड़े से दुश्मन के एरिया में क्या कर ली, स्टैब्लिश कर ली, ऑब्वियसली लड़ाई करनी पड़ेगी, दुश्मन आपको इतना इजीली अलाउ थोड़ी करेगा। आपने अगर स्टैब्लिश कर ली, वहां पे अपना एरिया क्लियर कर लिया, वहां पे अपना चेक पोस्ट डाल दिया, अपना झंडा लगा दिया और बैठ गए उस चेक पोस्ट पे, तो कहीं वो आपकी टेरिटरी का पार्ट होने लग जाता है। इसी वजह से तो बॉर्डर पे लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। तो देखिए, जहां पे भी आपकी कंट्री की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गया, क्योंकि भाई वहां पे जो भी पर्सनल है, मेजर है, जो भी है ना, आर्मी कमांडोज हैं, वो हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को मान रहे हैं। कई बार हम देखते हैं, आपने देखी होगी पिक्चर जिसमें कारगिल की वॉर है या फिर जो है, उसमें बोलते हैं कि भाई कर्नल आगे मत जाओ, मेजर वापस आ जाओ, ठीक है, इतने आगे मत जाओ, क्योंकि वो दुश्मन का इलाका है और ऑब्वियसली रिस्क है, और तुम जाके सबको मार के आ सकते हो, बागी टाइप का है वो, बागी टाइप का, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है ना। वो दिखाते हैं बागी, और इन सब में दूसरी कंट्री में गया, टाइगर जिंदा है, ठीक है, वो दिखाते हैं, अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हो जाए तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स भी आपकी जहां जहां तक अवेलेबल है, सारा आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, ठीक है। एक चीज और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे एयरक्राफ्ट्स मूविंग between two other countries of rest of the world, ठीक है, but owned and operated by our residents, तो किसका पार्ट होगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ये होगा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, ठीक है। देखिए समझिए, हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, कई बार देखिए हमको इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने रखने पड़ते हैं, कई बार यूएन की कई सारी ऑब्लिगेशंस होती है। मान लीजिए कोई इंडियन एयरलाइंस है ना, इंडियन एयरलाइंस है या फिर इंडिया की कोई भी एयरलाइंस है, वो किसी पर्पस पे या फिर किसी टेन्योर पे कहाँ गई है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मान लीजिए जर्मनी और फ्रांस के बीच में चल रही है, यूएस और जर्मनी के बीच में चल रही है ना, मान लो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बीच की कुछ फ्लाइट्स का उसका आया हुआ है, वो वहां चल रही है, लेकिन उसकी ओनरशिप अभी भी हमारे रेसिडेंट के पास है, इंडिया के पास है, उसको ऑपरेट भी हम कर रहे हैं। वो तो हमको कोई फायदा था या फिर हमारी कोई ऑब्लिगेशन थी जिस वजह से हम गए थे, लेकिन हमने अपनी ही डिसीजन मेकिंग से उसको दो अदर कंट्रीज के बीच में चलने दिया। अगर आपने खुद की मर्जी से उसको दो अदर कंट्रीज के बीच में चलने दिया, ओनरशिप भी आपके पास है, ऑपरेशन भी आप अपने हिसाब से कर रहे हो, तो वो किसका पार्ट होगा, वो होगा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट,
ठीक है। तो ऐसे अगर एयरक्राफ्ट दो अदर कंट्रीज के बीच में मूव कर रहे हैं लेकिन ओनरशिप ऑपरेशन हमारे रेसिडेंट के पास है, तो किसका पार्ट है? हमारी डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दी, आपको इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ये बड़े पॉपुलर एग्जांपल हैं, जैसे ही सामने आते हैं तो आप बोल सकते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी या उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, दो चीजों के ऊपर स्ट्रेस करना हमेशा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के ऊपर स्ट्रेस बिल्कुल भी मत करना, स्ट्रेस करना पॉलिटिकल फ्रंट। ये देखना कि कहां पे हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हो रही है, ऑपरेट हो रही है, ओबे हो रही है। अगर हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग ऑपरेट हो रही है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर वहां पे हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग ओबे नहीं हो रही तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं। दूसरी तरफ इस चीज की या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की ओनरशिप और ऑपरेशन किसके हाथों में? अगर उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या कुछ भी चीज की ओनरशिप और ऑपरेशन दोनों ही हमारे रेसिडेंट के पास है, तो फिर वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आगे जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो मैं कवर करूंगा। ठीक है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बताना चाह रहा हूं कि भाई बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किन चीज के ऊपर फोकस करना है, किन चीज को किस तरीके से आप देखिए। ठीक है, ओनरशिप और ऑपरेशन अगर हमारे हाथ में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ओनरशिप ऑपरेशन हमारे नॉन रेसिडेंट का पार्ट है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो इस चीज को रखना ध्यान में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। ये वीडियोस और बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे घर बैठे पूरे इकोनॉमिक्स का कोर्स कवर कर पाएं विद ऑल द बेनिफिट्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।